बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई है। खवारिज और दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को इंटेलिजेंस बुनियाद पर दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद हैं कि इस्लामाबाद मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ खवारिज ने अफगानिस्तान में क़यादत और हैंडलर्स की इमा पर की। पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज की तरफ से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के खिलाफ काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे। अफगान तालिबान की हुकूमत इस तरह की कोई भी हकीकी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती पहली तरजीह है। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। दिफाई तजियाकारों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई जो जायज़ करार देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत देर से अफगानिस्तान को तमाम रीजनल प्लेयर्स और पाकिस्तान एक ही चीज कह रहा था कि ये जो दहशतगर्द हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। अभी लास्ट वीक की बात है कि यूएन के अंदर जब अमेरिका ने अफगान तालिबान को कहा कि कुछ अमेरिकन जो लोग हैं वो तालिबान की कस्टडी में हैं, तो तालिबान ने कहा हम उन लोगों को छोड़ने को तैयार हैं अगर आप अलकायदा के कुछ लोग जो गुआंतानामो बे में हैं उनको छोड़ दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान तो आज भी अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज भी टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जो डिस्कशन या जो डायलॉग या इंक्लूजन दोहा में 2021 में हुआ था वो क्या था? मतलब अब यूएन के अंदर बैठ के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करते हुए आज भी अलकायदा के जो लोग हैं उनको अफगान तालिबान डिमांड कर रहे हैं, और वो उस अलकायदा के बंदे की डिमांड अमेरिका से की जा रही है जो कोरियर सर्विस देता रहा उसामा बिन लादेन को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो काम अमेरिका और दुनिया के बाकी ममालिक छोड़ के चले गए हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान को कंप्लीट करना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में था, जितना जब अमेरिका ने और इत्तेहादी फौजों ने अफगानिस्तान पे हमला किया था कि यहाँ पे अलकायदा और दहशतगर्द जमाते हैं। आज अफगानिस्तान उतना ही खतरनाक है। अफगानिस्तान के डेंजरस होने में या वो कोई कमी नहीं आई, लेकिन दुनिया जो है अब वो इंगेज करना चाहती है कि हम बेसिकली तो ये आप रैंसम देते हैं अफगान तालिबान को, ये दुनिया के जो ममालिक भी इनसे डील कर रहे हैं वो तो इनसे भत्ता दे रहे हैं इनको, वो तो इनको कहते हैं ठीक है जी हम आपको ये आपकी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कर देते हैं, ये आपके साथ थोड़ा कारोबार कर लेते हैं, तो आप ऐसे करें कि ये दहशतगर्द जमातों के रुख हमारी तरफ ना करें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी, हमें इन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और आखिरी दहशतगर्द तक। ये अफगान तालिबान को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में आखिरी दहशतगर्द तक पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी पाकिस्तानी की शहादत हो या किसी पाकिस्तानी को इसलिए शहीद कर दिया जाए, किसी फौजी को, किसी जवान को, किसी खातून को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इस वजह से शहीद कर दिया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर जी उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह देनी है। तो पाकिस्तान के लोग जो है ना उनकी जिंदगी की कीमत सस्ती नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन शो किया, लेकिन ये जो अफगान तालिबान रजीम है इनकी सरपरस्ती में जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, भी आपने देखा कि हमारे एक बहुत बहादुर दलेर डटर लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल शहीद हुए, उधर एक लड़का और हमारा सिपाही शहीद हुआ, और उसके बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई बनो शहर में करना चाहते थे। इससे पहले आपने देखा रोजाना की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो आई थिंक दिस वाज नीडेड। मैं तो बहुत अच्छे से कह रहा था कि एक एनएफ पाकिस्तान हैज ट्रैक्टर हार्ड स्टेट, और ये पक्के में जो 2 सूबे में धमाके किए गए हैं, आई विश, और जाहिर है कि हमने पूरी एहतियात के साथ ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। आई एम नॉट श्योर कि ये धमाके सही हैं क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की नहीं आई है, लेकिन अगर हुए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट कि गुलबहार जो है ये इसके जो ग्रुप है जिन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया कि हमने ये बन्नू में जो धमाका किया है जिसमें पूरी गाड़ी को एक्सप्लोस लड़ी आगे गाड़ी से टकरा दी थी, और उसके बाद नूर अली मासूद ये
इनके ठिकानों पर डेफिनेटली ये पाकिस्तानी है और ये वहाँ जाके छुपे हुए हैं, ये पाकिस्तान का राइट है। हमारे हर किस्म से हम ये इसको ऑथराइज हैं कि इनको बारहा हमने अफगान तालिबान जीत रखा कि हमें इनके हवाले किया जाए, लेकिन कोई हवाले नहीं करते और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसलिए हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की होगी और बहुत अच्छा किया। और आई विश के इनके कमांडर्स को मारा जाए, क्योंकि ये जाके छुप गए हैं, डरपोक बुज़दिल हैं। इन्होंने ह्यूमन शूट के तौर पर शहरी इलाकों में जाके छुपा हुआ, लेकिन आई एम श्योर हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही मौसर कार्रवाई करती है, उनको खबर भी होगी इनके ठिकानों की, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप की, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स की, उसके बाद इंडियन जहाँ पर इनको ट्रेन करते तमाम इंफॉर्मेशन है। आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव गॉन फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक और ये बहुत ही जरूरत थी। और आई एम श्योर आप देखेंगे एक दो दिन के बाद ये व्हाइट फ्लैग खड़े करेंगे जैसे पहले किए थे और यही इनका ट्रीटमेंट था। आई विश इनके कमांडर्स मारे गए और जब अनकरीब कोई ना कोई हमें अच्छी खबर मिलेगी। शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है रोज़ाना इस सड़क को इस्तेमाल करती है, तो जाहिर है उन सारे चैलेंजेस के बावजूद इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना एक चैलेंज था। इस हद तक बात आ गई थी कि इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रिसेशन बहुत बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है, सीमेंट सरिये की कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। एक तरफ ये चैलेंज था कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये फैसला किया, क्योंकि ये आज के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 40-50 साल के जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट है कि आइंदा के लिए जो ट्रैफिक, जो पॉपुलेशन कराची में बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने जिससे आपने ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को ज़्यादा ईज़ करना है। लोगों को आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स देने जिससे वो फ्यूचर में भी जो है वो आसानी से अपनी जहाँ पे उन्होंने सफ़र करना है उन सफ़री सहूलियात को बेहतर कर सकें। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह के प्रोजेक्ट में 90% जो अखराजात हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। जो रोलिंग स्टॉक है बसेस, उस पर अखराजात कम होते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस के बाद इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया गया और अब लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई काम हो रहा है। तो इस बीच में जो काम नहीं हो सका उसमें भी, या जो डिले हो सका उसमें भी कोई बदनीयती या सुस्त रवि नहीं थी, सिर्फ वो चैलेंजेस थे जिसको उन चैलेंजेस को देखकर जो है उस पर फैसला करना था। तो हुकूमत सिंध जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट्स को जो है वो खुद सुपरवाइज़ कर रही है और आप देख रहे हैं। और अभी भी मैंने जिस सेक्टर पर आप खड़े हैं, ईद से पहले मैंने उनको कहा है, ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए और यहाँ से लेके आगे कौन सा एरिया है, चौरंगी, पीपुल्स चौरंगी, ईद से पहले ये सारा जो है आपको दोनों साइड जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इस वक्त रोड टूटा हुआ है वो बेहतर हो जाएगा और बिल्कुल उसकी रिजिड पेमेंट हो जाएगी। तो हम आगे भी इसको पूरे प्रोजेक्ट को, हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको कम से कम जो यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है इसको हम क्लियर करें। सिर्फ बीच में 2.7 किलोमीटर का एक रास्ता है जो कि K4 की ऑगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे पाइपलाइन डल रही है। उन्होंने हमें टाइम दिया कि अप्रैल में वो हमें वो इलाका देंगे। जैसे ही अप्रैल में वो जो 2.7 किलोमीटर का रास्ता है वो भी ठीक हो जाएगा तो फिर जो है हमें आसानी होगी। इस वक्त कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और कराची के लोगों को जो सबसे बड़ी सहूलत है वो शाहराह भुट्टो की, वो मार्च में, एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो थ्रू, अभी तक कायदाबाद तक है, फिर आगे तक जो है वो M9 तक वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी जो हमारी ट्रैफिक के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी सहूलत है कराची के शहरियों के लिए कि उनकी एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट भी बहुत हो जाएगी और जो इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हमारे काफ़ी रिजॉल्व होंगे। इसी तरीके से काफ़ी अंडरपासेस पे काम चल रहा है। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो KMC के ज़रिए भी रोड बनवा रही है और हुकूमत सिंध FW के ज़रिए भी रोड बनवा रही है
ताकि हम चाह रहे हैं कि जो भी अंदरूनी सड़कें उनको भी ठीक किया जाए। तो इस वक्त मैसिव तौर पर कराची की डेवलपमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो जो इंतज़ामिया है वो काम करिए। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का वो दिन रात लगा हुआ है। मेयर कराची पर्सनली जो है वो दिन रात एक एक प्रोजेक्ट को विज़िट कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो पूरी इस वक्त इंतज़ामिया हुकूमत सिंध की वो हर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट को फोकस करके बैठी हुई है और हमें अंदाज़ा है कि चैलेंजेस हैं कराची में और उसको हल करने के लिए ही वाहिद हल जो है वो मेहनत है, वो सब मेहनत करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो आपके बाकी इदारे हों, वाटर बोर्ड, तमाम इदारे कराची को बेहतर सहूलियात देने के लिए और वहाँ के सिविक इश्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस पर भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, ठीक है। कहीं कमी कोताहियाँ हमसे ज़रूर हुई होंगी, उसको हम डिनाई नहीं करें, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है और जो टारगेट है वो हुकूमत सिंध का यही है कि हर हाल में हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम आसान बना सकें। और यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हर हाल में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी ताकि लोग खुद देख सकें कि जी हमें किस तरीके से वो हमें सहूलियात वो मुयसर हो रही हैं। तो इसी मद में और भी कुछ सिंध भर के दूसरे ज़िला में भी डेवलपमेंट काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट में हैं वो जो सारे चैलेंजेस को वो अबूर करें। कॉमन कॉरिडोर बन रहा है हुमायूं से लेकर आगे जामा क्लाब तक, उसकी अगर हम देखते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ काम हो रहा है और जिस तरह से जिस डिले टाइम के साथ यहाँ काम हो रहा है, तो लगता है कि वो पहले मुकम्मल हो जाएगा, ये बाद में मुकम्मल होगा। लेकिन ये मंसूबा बहुत पहले शुरू हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि वो अक्टूबर में मुकम्मल कर लेंगे, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं कि ये कब मुकम्मल? नहीं, वो बहुत छोटा पैच है, ये एक बहुत बड़ा चीज़। अभी तो उसमें आपने हमारे डेपोज बनने हैं, अभी हमारे जो यहाँ पे स्टेशंस बनने हैं, बहुत बड़ा काम। हमने तो इनिशियली ये कहा कि हम इस कॉरिडोर को रिजॉल्व कर लें ताकि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक स्लो जा रहा है तो नैरो रोड है और रोड को बनना है। तो पहले तो हमने इस कॉरिडोर को कॉरिडोर को तैयार कर दिया। जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे कॉरिडोर तैयार है। अब जो साइड लेन है, जो साइड वाले रोड हैं, उसको हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि यूनिवर्सिटी रोड को हम थ्रू कर लें। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें। अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर उसमें निकल जाएँ। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की ज़िंदगी अजाब में है। फिर चैलेंज होगा कि रेड लाइन बनेगी कब, जो आपका सवाल है। रेड लाइन बनाने के लिए मैंने कहा कि इस वक्त डेपोज पे भी काम हो रहा है, हमने ज़मीन अक्वायर कर ली। हमारे पहले डेपोज पे हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। हमारे पास डेपोज की पोजीशन के शुरू में चैलेंजेस थे, हमें आपको भी पता है कि हमें डेपो की पोजीशन नहीं मिल रही थी, फिर हमने उनको रीलोकेट किया। फिर हमारे पास सिविल एविएशन के चैलेंजेस थे, फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस थे। वो जो चैलेंज चलते रहे, तब आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन का चैलेंज था। और इन्फ्लेशन किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं आई है, पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे वो इन्फ्लेशन जितनी आई है उतनी ही आई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में कुछ ज़्यादा उन्होंने ओवर अपनी बिलिंग रखी हुई, तो उनको हमने नेगोशिएट किया और हमने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ नेगोशिएशन के बाद हुकूमत के बचाए हैं, सेव किए हैं। तो क्योंकि हम या तो एक था कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आके आंख बंद करके उनके बिल्स अप्रूव कर देते, तो सबसे आसान तरीका था। दूसरा था कि नहीं, हम एक एक चीज़ को चेक करें और फिर उसे चेक करने के बाद चीज़ें आर्बिट्रेशन तक भी गई। मतलब जो एक हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीज़ें थी कि जी कुछ आर्बिट्रेटर्स थे, उन्होंने फैसले भी किए जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हक़ में थे। उन फैसलों के बरअक्स हमने उनसे नेगोशिएशन की कॉन्ट्रैक्टर्स से, ताकि हम गवर्नमेंट के पैसे बचा सकें। और ये जितना प्रोसीजर हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। उसमें हम कहते हैं कि दुनिया के जिस इदारे ने भी आके वो देखना है, उसको हम जाके दिखाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने उस प्रोजेक्ट को भी चलाना था, तो उसको चला रहे। तो अभी पहले ये यूनिवर्सिटी रोड और ये आपका जितना भी जिना एवेन्यू, ये सारा क्लियर आपका हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद BRT में मज़ीद टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें मज़ीद 1-1.5 साल लग सकता है। सर, ये सवाल ये है कि टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे रेड लाइन के, और जैसे टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे, स्टॉप्स, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सर,
बड़ी ज़बरदस्त है कि रेड बसेस चल रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और लोग तारीफ़ भी करते हैं, उस पर सफ़र भी करते हैं, और वो जो सफ़र है वो सिंध हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जो काविश है उस पर एतमाद का मज़र है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जो अभी भी जो रिवायती बसें चल रही हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में मिनी बस हो गई, कोचेज़ हो गई, वो अभी भी लोगों की खतरात, जानों के खतरात के लिए हैं, उनको कब तक बंद कर दिया जाएगा? और ये CNG रिक्शास कब तक बंद हो जाएंगे सर? देखिए जी, CNG रिक्शास और बस सर ये जैसे आपको पता है कि कोर्ट के कहने पे चल रही है। स्टेशन की आपने बात की, रीडिज़ाइनिंग हुई है, नए सर उसके नंबर्स आएंगे। पुरानी बसों की बात की, जैसे जैसे हम नई बसें लेके आ रहे हैं, अभी भी हमारी नई बसें जो हैं पिछले कुछ 2 महीने से कस्टम हमारी रोक कर बैठा हुआ है, और उस पर मैं अभी बात शायद हमें उम्मीद मिली है कि हमें करेंगे। जो ड्यूटी कैपेसिटी वाइज पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए उतनी ही सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हमें शिकायतें हैं, ये मेरे सेक्रेटरी साहब साथ खड़े हुए हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने शायद कोई 1% चार्ज किया है, हमें उन्होंने कोई 17-18% चार्ज किया है कस्टम की। अब उसको हम देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि जी हमारी स्पेसिफिकेशन बसों की वही है जो पंजाब ने मंगाई हैं। वो एक हमारा अलग लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। तो या तो कस्टम किसी एक जगह गलत है, या हम गलत हैं कि जी हमारी स्पेक्स गलत है, हम उनको एक बात बोल रहे हैं, या कस्टम एक जगह पे गलत है, या वो पंजाब से कम ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, या हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कोई ना कहीं एक जगह पे तो वो भी गलत है। वो हमारी अलग चीज़। हालांकि वो बसेस जो है कब की जो है वो 2-3 महीने से जो है वो वहाँ पे पोर्ट में खड़ी हुई हैं, और हम लोग रोज़ाना लेटर लिख लिख के हम वो उनसे कर रहे हैं जी। और हमने FBR से भी कहा है कि जी बराए मेहरबानी एक कानून चलाओ, अगर वही कैपेसिटी है, अगर हमारी बात ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा 100% हमारी बात ठीक है, लेकिन जब तक हम जहाँ तो हमें मेरे अफसरान ने बताया है कि जी सर वो वही स्पेसिफिकेशन है, तो अगर वही स्पेसिफिकेशन है तो जितनी ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट ने भरनी है उतनी मैंने भरनी है। अगर स्पेसिफिकेशन में जो फ़र्क है तो हमें वहाँ के सबूत कितनी बसें सर वो जो कस्टम ड्यूटी के हवाले से? वो काफ़ी बसें हैं जी। थोड़ी सी सियासी मामला की बात, जी जैसे डेडलाइन मनसूबा आपने कहा कि कभी रुकावट आती है, इसकी लागत भी बढ़ गई, तो ये ऑपरेशन इमरान की भी कहाँ रुकावट है? आप देख रहे हैं कि ये कभी बात बनती हुई नज़र आती है, उसको रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आप क्या देख रहे हैं? उस पर सर काइंडली सूबाई मालियाती कमीशन मेरे ख्याल से गालिबन उसमें नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो उसके कब उसका DRO और वो कब से देना शुरू करेगी, कुछ अगर इस बारे में? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए, और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाए। जहाँ तक उनकी रिहाई की आपने बात की, देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो PTI के अंदर मेरे ख्याल से जो वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए, वो लीडरशिप की रिहाई पे फोकस कम है। हर कोई अपनी इंटरव्यूज़ में और अडियाला के बाहर आके सबको पता है कुछ नहीं होना, मुलाकात नहीं होनी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशे लगाना, वो और उनका अपना ज़ाती मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है कि वो लोग फोकस रहें उनकी रिहाई के लिए। और जिस तरीके का जो सबसे बड़ी मैं चैलेंज समझता हूँ, जो कि सबको बुरी लगती है, और वो है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर PTI के हवाली जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं, और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर करते तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये मेरा उनको मशवरा है। पता नहीं कि इनकी कितने लोग ये सुन रहे हैं। सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है ना। आप इख्तलाफ हर एक से कर सकते हैं, इख्तलाफ करना जमहूरियत का सबसे ज़्यादा बड़ा हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ में अगर आप गालम गलोच दे दो, लोगों की फैमिलीज़ को गालियाँ दे दो, उनके बच्चों को गालियाँ दो, और बहुत गिरी हुई हरकत। कभी कभी तो सिर्फ वो सोशल मीडिया की ब्रिगेड नहीं, वो बड़े बड़े एंकर्स को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नाम और अपने आप को जो यहाँ पे नेशनल मीडिया बैठे थे, वो इस तरह की जब बिलो द बेल्ट बातें कर रहे होते, मतलब उनको क्या किसी चीज़ का कोई शर्म वो नहीं होती कि भाई आप किसी की फैमिलीज़ के लिए बातें कर रहे हो, किसी की बच्चों के लिए बातें कर रहे हो, तो क्या आपको मतलब एक खुद एक सेल्फ वो चीज़ नहीं आती यार मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात। मैं एक तो सोच कैसे सकता हूँ, चलो अगर आपके अगर उस तरह की गिरी हुई सोच है भी सही, तो आप कह कैसे सकते हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब
ये गंदी सोच की अक्कासी, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूव कर लें, थोड़ा मैं कहता हूँ, तो इनकी काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। शकील साहब सिंध जे विरहाङे वारे मामले ते गवर्नर साहब राति चयो आहे त इहा हल्की फुल्की मौसीक़ी आहे, इहा हलणु घुरिजे, इन ते आऊं कुझु कोन कंदुसि, मूंखे ज़रूरत पई त मां डॉक्टर फारूक सत्तार खे मैदान ते लाई। अच्छा सर, हिन में इहो बि एड कजो त एक आइनी घर जेको आहे उन में सियासी जेके अञा ताईं ॻाल्हियूं हलनि देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले 2 दिन पहले मैंने असम्बली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ईमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया है। 14 अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। मुस्लिम ममालिक ने ज़ोर दिया कि ये बयानात अमरीकी सदर के पेश विजन और गज़ा तनाज़े के ख़ात्मे के मनसूबे से मुतसादिम हैं। अमरीकी सदर का जामे मनसूबा कशीदगी कम करने और सियासी हल के लिए राह हमवार करने पर मबनी है। दूसरों की सरजमीन पर कब्ज़े को जायज़ करार देने वाले बयानात कशीदगी को हवा देने का बायस बनते हैं। अरब रियासतों की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे को क़तई तौर पर नामंजूर करार दे दिया गया। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 10 मंजिला रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल पर सिलेंडर धमाके के बायस एक नौजवान जाँ बहक और खातून और बच्ची समेत 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस वक्त हादसे के मकाम पर क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे अक़ब में आप जो इमारत देख रहे हैं, ये 10 मंजिला जो है वो इमारत है। यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं इस 10 मंजिला इमारत में, और इसके साथ साथ आज सुबह सहरी के औकात में जो है यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है 10वीं मंजिल में एक फ़्लैट में। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि ये सिलेंडर धमाका था, जिसकी वजह से एक 15 से 16 साल का जो लड़का है वो इसमें जाँ बहक हुआ, जबकि खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आसपास के 4 फ्लैट्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ जो इस अपार्टमेंट के नीचे गाड़ियां मौजूद थीं, उन गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके यहाँ पर जो है हमें शीशे भी दिखाई दे रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर शीशे और कांच भी जो है वो गिरी हुई है। तकरीबन 4 फायर टेंडर्स से जो यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ रहे। उसके साथ साथ 2 स्नार्कल भी यहाँ पर आई हैं, लोगों को रेस्क्यू भी किया गया बर वक्त, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं उनके लोग भी मौजूद थे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मलबा उठाने का काम जो है 10th फ्लोर पे 10वें फ्लोर पे वो जारी है, और जो आग थी उसको बुझा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी, मंडी बहाउद्दीन में पंजाब हुकूमत की जानिब से अब तक 10,000 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड फराहम किए जा चुके हैं। तफसील बताएंगे तारिक भट्टी। रमजान के अंदर गरीब और मुस्तहिक़ खानदानों को माली इमदाद के लिए रमजान निगहबान कार्ड जो है उनका इजरा किया जा चुका है। और मंडी बहाउद्दीन जिला के अंदर 33,000 मुस्तहिक़ खानदानों को माह रमजान में राशन के लिए 10,000 रुपये जो उसकी माली इमदाद की जाएगी। टीमें जो है वो घर घर जाकर जो कार्ड है वो खुद तकसीम कर रहे हैं। और इस हवाले से ज़िले हुकूमत का ये कहना है इस मरतबा बजाय जो दूसरे मुश्किल तीन जो तरीक़ेकार होते थे माली इमदाद के, तो हुकूमत ने आसान तरीन ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है। उनको कार्ड मिलेंगे और इन कार्ड के जरिए वो बैंक के जरिए ATM के जरिए खुद ही रकम वसूल कर सकेंगे, ताकि माह रमजान में वो अपने अहले खाना के साथ माह रमजान के रोजे रख सकें। कराची की साहिली पट्टी पर तालीमी सहूलत दही इलाकों तक बढ़ाने के लिए मुखय्यर अफराद ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुबारक विलेज के लिए नई बस अतिया कर दी है। रिपोर्ट करेंगे राना जावेद। कराची के साहिली इलाके मुबारक विलेज में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में दीगर देहातों के तलबा को तालीम तक रसाई देने के लिए मुखय्यर हजरात ने बस अतिया की, जिससे इतराफ़ के देहातों में मौजूद तलबा को स्कूल तक रसाई मुमकिन होगी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खुड़ो का कहना था कि तालीमी सहूलियात तक रसाई हर बच्चे का हक है। गोद लिए गए स्कूलों के इकदामात पसमानदा इलाकों के तलबा के लिए उम्मीद की किरण है। इतनी दूर दराज इलाके में एक हाई स्कूल का कायम होना हुकूमत सिंध का भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी अपनी पॉलिसी है कि लोगों को कहते हैं कि आप एडॉप्ट कर सकते हो। हमें MPs को भी कहा गया है कि जी आप भी कोई ना कोई स्कूल एडॉप्ट कर लो। तो एडॉप्शन का मतलब है कि वहाँ स्कूल की सपोर्ट हो जाए और सरकारी तौर पर जो चलते हैं स्कूल उसमें और ज़रा बेहतरी आए।
स्कूल गोद लेने वाले नौजवान अब्दुल हई का कहना है कि ये बस सर्विस 25 किलोमीटर तक मुख्तलिफ देहातों में रहने वाले तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करेगी। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। इस 25 किलोमीटर में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है तो हमने सोचा कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक फ्री बस सर्विस स्टार्ट की जाए। तो इंशाल्लाह 25 किलोमीटर के जितने भी गोट हैं उनके बच्चे हैं उनको हम फ्री एडमिशन देंगे, कोई पैसे चार्ज नहीं करते, ना अभी भी करेंगे। मुबारक विलेज जहां बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन स्कूल में भर्ती हुई तलबा की तादाद बताती है कि यहाँ के मकीन अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला मंगल को इंग्लैंड से होगा। मेगा इवेंट में आज श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें, जबकि जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला गुज़श्ता रोज शुरू हुआ, लेकिन बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया। ग्रुप 2 में शामिल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश ने सिर्फ टॉस की मोहलत दी। मैच में एक भी गेंद ना फेंकी जा सकी और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मेगा इवेंट में आज शाम दिन के दूसरे मैच में मेजबान भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अहमदाबाद में होने वाला ये मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले पाले किले में होम टीम श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।